चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है चैप्टर नंबर 19 का। सॉरी, चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स। क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज दैट इन 9.9.0 days the number of radioactive nuclei decreases to 1/8 the number present initially. What is the half-life in days of the material? अब आपको सबसे पहले जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो कितने, इंफॉर्मेशन क्या गिवन है वो देखिए, और टाइम क्या गिवन है आप वो देखिए। सबसे पहले टाइम की बात कर रहे हैं अगर हम, तो टाइम हमारे पास है 9 days। और द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डिक्रीजेस टू 1/8 ऑफ द नंबर प्रेजेंट इनिशियली। तो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियली हैं उसको हम एन नॉट कहेंगे। ठीक है। नंबर ऑफ इनिशियल न्यूक्लियाई में भी कह सकते सही। हैं। तो और जो नंबर अभी डिक्रीमेंट के बाद जो नया नंबर होगा उसको हम एन कहेंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है। एन है वो, उसका रिलेशन प्रीवियस इनिशियल से क्या है, 1/8 है। क्यों? क्योंकि 8 टाइम्स लिखा हुआ है इसमें, डिक्रीजेस 1/8, 1/8 लिखा 1/8। ठीक है। राइट। अच्छा, अब हमें व्हाट इज द हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब क्या है? कितने अरसे के बाद ये अपने आप पे उसका मास, इसका न्यूक्लियाई आधा हो चुका होगा, कितना टाइम लगेगा। समझ आई? ठीक है। अच्छा। तो सही। अब आपको हाफ लाइफ बतानी होती है। हाफ लाइफ को हम टी 1/2 करके सोल्व करते हैं, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो जो डिके लॉ होता है, या हम रेडियो एक्टिव डिके लॉ कहते हैं, या लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है। तो उसके मुताबिक ये एक एक्सपोनेंशियल प्रोसेस होता है। क्या होता है ये? एक्सपोनेंशियल प्रोसेस होता है। ठीक है। ये एक लीनियर प्रोसेस नहीं है, ये एक एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है। राइट। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, आपके जो लॉ है वो क्या, एक्सप्रेशन क्या, इक्वेशन बताता है हमें। एन इक्वल्स टू द न्यू न्यूक्लियर। ठीक है। इक्वल्स टू द इनिशियल न्यूक्लियर टाइम्स एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा टी। ठीक है। वेयर लेमडा इज द डिके कांस्टेंट। लेमडा क्या है आपका? डिके कांस्टेंट है। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने एन की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है? 1/8 एन नॉट। और इनिशियल कितना है? एन नॉट। ठीक है। क्लियर। माइनस लेमडा, और यहाँ पर आके एन नॉट से एन नॉट कट गया, वी आर लेफ्ट विद 1/8 एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा टी। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अच्छा, कभी भी हमने मैथ्स में भी ये सीखा है कि जब भी हम एक्सपोनेंशियल होते हैं हमारे पास, हम एल एन अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंशिएशन में, हमने देखा।
ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि एल एन ऑन बोथ साइड्स लगाएंगे। ठीक है, और एल एन की जो बेस होती है नेचुरल लॉ की वो ई होती है। ठीक है, तो अब बताइए कि यहाँ पे क्या होगा। एल एन ए 1/8 की वैल्यू बताओ। एल एन 1/8 की वैल्यू जल्दी बताओ। एल एन वन माइनस का एल एन एट। एल एन वन माइनस का एल एन एट। तो बहुत कमाल बात बताई, लेकिन एल एन वन हाँ अपॉन भाई। एट की ना जल्दी से कैलकुलेटर तो वैल्यू बता दो मुझे। अच्छा अच्छा। -2.08। -2.0। -2.79। -2.079। जी। और इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ रहा है, लेमडा, और सॉरी ये जो आपका एल एन ई होता है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जी। एल एन ई वन होता है। ओके, और ये पावर जो है वो कोफिशिएंट बन जाती है, एल एन की प्रॉपर्टी है। ये ड्रॉप डाउन हो गया, अब ये माइनस से माइनस कट आउट हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात, कोई क्वेश्चन? नहीं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास हमें पता है कि टी कितने 9 डेज है, तो 2.7 हम्म डिवाइडेड बाय टी इक्वल्स टू लेमडा। लेमडा इक्वल्स टू 2.07 डिवाइडेड बाय 9 डेज। तो डिवाइड करें, आंसर मुझे बताओ। हम्म 0.23। 0.3। ठीक है, क्लास और हो रही इसका है यहाँ यूनिट पे। बताओ सेंटीमीटर। राइट, अच्छा जी। अब हमें क्या मीटर। निकाल, अब हमें मीटर नहीं आएगा बेटा, ये डिके कांस्टेंट है, सेकंड इनवर्स होता है। अच्छा, अब हमें टी हाफ निकालना, हमारा जो काम था वो टी हाफ से था। टी हाफ की वैल्यू होती है 0.693। 0.693 इज अ कांस्टेंट नंबर। सही। 0.693 डिवाइड बाय 0.23। ठीक है, हम दोनों डिवाइड करें, आंसर बताइए। 3.01। 01। 3.0। ठीक है, समझ आ गया, 0.01, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका 3 डेज के ही बराबर होगा ना, क्योंकि डेज के अंदर 0.1, तो हम 0.01 जो है ना वो इतना ज़्यादा कंसिडर सिग्निफिकेंट नहीं है, तो हमारे पास आंसर होगा वो तो 3 डेज ही है। सही। ठीक है, बस क्लियर हो गया। अच्छा जी, इसके बाद अब हम क्या करते हैं, ये अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? जी, क्वेश्चन नंबर 2 says that the phosphorus isotope of phosphorus
has a half life of 14.28 days। इसका मतलब ये हाफ लाइफ यानी T1/2 दिया हुआ। ठीक है। What is its decay constant? That means आपसे ये लैम्डा पूछ। ठीक है। इन यूनिट्स ऑफ सेकंड इनवर्स। ठीक है। अगेन आप सबसे पहले एक डेटा बनाएंगे जिसके अंदर आपको पता है कि आपको क्या चीज़ गिवन है। हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं वो, तो हाफ लाइफ T1/2 आपको कितना दे रहा है वो वैल्यू 14.28 दे सकते हैं। इसके बाद आपसे डिके कांस्टेंट पूछ रहा हूँ जो कि आपके लैम्डा है। नाउ व्हाट वी नो कि टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। राइट। आप लैम्डा को आप वहाँ शिफ्ट कर दें और टी हाफ को डिनोमिनेटर में लेकर आ जाएं तो आपके पास आ गया 0.693 डिवाइडेड बाय टी। ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करें जल्दी से टी हाफ की वैल्यू को 0.048। डिवाइडेड बाय 14.28। व्हाट आंसर आएगा बेटा 0.048। 0.048। ठीक है। ये आपके पास डेज इनवर्स आता है। ठीक है। आपने डेज पुट किया ना टाइम में 14.8 डेज है, लेकिन हमसे वो क्या मांग रहा है आंसर किसमें मांग रहा है लैम्डा। लैम्डा में मांग सॉरी लैम्डा में नहीं मांग रहा सेकंड्स में मांग रहा है। सही है। जी। सेकंड्स में मांग रहा है। तो इस टाइम को आपको किसमें कन्वर्ट करना होगा। ये डेज है ना बेटा, ये डेज है। इन डेज को किसमें कन्वर्ट करना होगा सेकंड्स में। सही तो सेकंड। हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको जो वैल्यू आई है ठीक है या तो आप 14.28 को मल्टीप्लाई करना है 24 और फिर 60 और फिर 60 से, या तो एक काम कर लें या आप क्या करें जो आंसर आया है ये जो आंसर आया है इस वाले राइट इसको आप इसमें करते हैं चेंज करते हैं 0.048 को डिवाइड करते हैं किससे 24 टाइम्स 60 टाइम्स 60। एक दिन में वन डे में आपके 24 आवर्स होते हैं और 1 आवर में आपके 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं। ठीक है। 7.27। राइट। तो अब आप अगर इनको डिवाइड कर लें 0.008 डिवाइडेड बाय 24 टाइम्स 3600 क्योंकि 60 × 60 आपका 36 होगा। राइट। तो आपका क्या आ रहा है आंसर 7.27। आप इससे चेक करो 0.048 डिवाइडेड बाई 24। पहले इनपुट को मल्टीप्लाई करो जो आंसर है वो बताओ पहले 0.08 अच्छा। 24 मल्टीप्लाई 36 करो कितना आंसर आ रहा 86100। है क्या 86100 तो नहीं हो सकता चेक करो वापस से 24 24 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 36,000। 3600 है सर। जी 3600। वही किया है मैंने। क्या आ रहा है आंसर 86100। चेक करो 86400। नहीं मैं वही कह रहा हूँ बस कि आप थोड़ा सा कहीं और देख रहे हैं वैल्यू वन की जगह वो आपको पूरी जगह 641 दिख रहा है एट कैलकुलेटर सिक्स ऐसा फोर नहीं, इसकी स्क्रीन एट इसकी सिक्स ऐसी फोर डबल जीरो आता समझ है। ही नहीं आता है। सही है जी। इसके बाद आपके पास लैम्डा अब इनको डिवाइड कर देंगे 0.048 डिवाइडेड बाय 5. 86.048 डिवाइडेड बाय 86.4। ये आपका आ रहा है 0.1 2 3 4 5 6 जीरो आ रहे हैं 5 से पहले। ठीक है। तो अगर मैं उन 6 जीरो को पॉइंट आगे लेकर आऊँ कैलकुलेटर आपका ये आंसर दे रहा है
जी। तो इसको हम पॉइंट को आगे शिफ्ट कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है आपका, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। हमारा आंसर बन जाएगा 5.18 × 10⁻⁻⁷ -17। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब हमें अगला क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन 3 says that find the binding energy in mega electron volt for lithium, जिसका एटॉमिक मास है 7.016 atomic mass unit. U stands for atomic mass unit. ठीक है जी, ये क्वेश्चन। अब इस सवाल के लिए आपको सबसे पहले मास ऑफ प्रोटॉन पता होना चाहिए, मास ऑफ न्यूट्रॉन पता होना चाहिए। ठीक है। और एक एटॉमिक मास के अंदर कितनी एनर्जी होती है, ये चीजें आपको इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होनी चाहिए। ठीक है। क्यों ऐसा है? वजह उसकी ये है कि सबसे पहले आपको जो फाइंड करना होता है ना, आप उसका कोई फॉर्मूला लिखा करो कि आपको उस फॉर्मूले में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालना है मुझे। अब जो फॉर्मूला मुझे दरकार है, रिक्वायर्ड है, वो है आपका बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मास डिफेक्ट टाइम्स 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। अरे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या? ये आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू है। वन एटॉमिक मास यूनिट हैज 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ठीक है जी। अच्छा, अब इस चीज को समझना है कि हमें हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसमें? ठीक है, तो ये चीज आपको इस मास डिफेक्ट को कैलकुलेशन करते हुए पता चलेगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ कि हमें जो एटॉमिक मास यूनिट है, ठीक है, वो कितना है वो आपको दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट की जो लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक मास यूनिट आपके वैल्यू कितनी दे रहा है वो 7.016 003 जी। ठीक है। और बाकी कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं। अब आप क्या करेंगे कि आप लिखेंगे फाइंडिंग डेल्टा एम विच इज मास डिफरेंस। ठीक है। अब हमें क्या पता है कि सिंस मास डिफेक्ट इक्वल्स टू द एटॉमिक नंबर, ठीक है, टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। क्योंकि एटॉमिक नंबर टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन इसलिए लिया है क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन एक्चुअली आपका एटॉमिक नंबर जो होता है वो इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। ठीक है, राइट। और एक
प्रोटॉन का हमारे पास जो एटॉमिक मास यूनिट आता है 1.0078 EQ होता है, और जो कि मैं भी बताऊंगा। तो प्लस इसके बाद हमारे पास क्या होता है जी, न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन, अब आपको पता है कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू क्या होते हैं, इक्वल्स टू व्हाट, एटॉमिक मास होता है। हम इसको मास नंबर कहते हैं इसे, ठीक है, राइट। तो अगर मुझे न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो प्रोटॉन्स को मुझे माइनस करना होगा, इसको हम जेड भी कह सकते हैं। तो ए, एन हम्म, इक्वल्स टू ए माइनस पी कह दूँ, और मैं जेड भी कह सकता हूँ उसको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एन इक्वल्स टू ए माइनस जेड, ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए कि जब न्यूट्रॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स हैं भाई, मैं वो लिख देता हूँ आपको, न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई मास ऑफ न्यूट्रॉन, सही है। न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन, इसमें से माइनस करना होगा एटॉमिक मास यूनिट जो हमें उस एलिमेंट का आइसोटोप का दिया हुआ है, ठीक है, राइट। अब आगे हम देखते हैं कि हमारे पास z की वैल्यू क्या है। z क्या चीज़ है भाई, z है आपका, z क्या है आपका, z है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये क्या चीज़ है भाई, ये आपका है मास, ठीक है। और n क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कह जाऊंगा मैं, थोड़ी देर रुकना पड़ जाऊंगा, खत्म होने वाली है, 10-15 मिनट लगेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर आप z को, अब यहाँ पे आपने एलिमेंट को देखना है। ये जब लिथियम आपको क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है, ये, तो ये 7 है, ये 3, ये 7 जो है ना, ये आपका वैल्यू ए कहलाती है, और ये जो 3 है ये आपकी वैल्यू z होती है, ठीक है। तो नाउ आई कैन पुट कितनी देर वैल्यू रहती z, क्लास एंड होने में सर? आई थिंक 10 मिनट और होंगे बस। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है भाई, एक एक मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, वो बराबर होता है हमारा 1.0078 एटॉमिक मास यूनिट। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि पेपर में भी दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन यूज आना चाहिए कि ये कहाँ यूज करेंगे। सही। 1.007, ये तीन, एक का जब मास आपका ऑफ प्रोटॉन। एक एक प्रोटॉन का मास, एटॉमिक मास यूनिट क्या है, 1.0078, तो तीन का कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब न्यूट्रॉन्स की बात करें तो न्यूट्रॉन्स के बारे में हमने क्या पढ़ा अभी, ए माइनस जेड करते हैं, ए माइनस जेड रिजल्ट। मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन अभी हम बात करें तो क्या होता है भाई, 1.0086 राउंड मास यूनिट, ठीक है। ये भी आपको पेपर में दिया जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1.0086, ठीक है, और इस पॉकेट को क्लोज कर दें, माइनस मास ऑफ लिथियम जो आपका दिया हुआ है वो कितना है, एटॉमिक मास 7.016003। ये सब के सब एटॉमिक मास यूनिट के अंदर हैं, ठीक है, एक यूनिट के अंदर होंगे, तो आप इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आप इनको 3 टाइम्स 1.0078 करें तो आपका क्या आंसर आएगा, 0334, प्लस ए माइनस जेड कर लें तो ए माइनस जेड दैट मीन्स 7 - 3, तो आपका आंसर आया 4। तो मुझे यहाँ पे क्या रखना चाहिए, 4 रखना चाहिए, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, 0.0086 से, ठीक है, और फिर हम माइनस कर देंगे इसको 7.016000, ठीक है। 3 टाइम्स ये हमने कर लिया, 3.0234। अब 4 को आप मल्टीप्लाई करें 1.0086 से, तो यू विल गेट 4.0344 माइनस 7.016000, राइट। अब इसका आप पूरा एडिशन कर लें और फिर सब्ट्रैक्ट करें, तो आपको बहुत छोटी वैल्यू मिलती है। तो यही एक्चुअली मास डिफरेंस होता है, कि एक होता है आपका मास नंबर, एक होता है एटॉमिक मास, ठीक है।
एटॉमिक मास और मास नंबर के जो डिफरेंस होता है, मास का, वही एनर्जी बन के बाहर निकलता है और वो आपकी बाइंडिंग एनर्जी कंसिडर होती है। ठीक है जी। तो जीरो सही। पॉइंट जीरो फोर वन सेवन नाइन सेवन इसके आगे यूनिट्स, इसके आगे ज्यादा नंबर्स लिखोगे तो उतना ज्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या सही। निकाला है? यहाँ तक हमने निकाला है मास डिफेक्ट। डेल्टा एम की वैल्यू को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। अब सिंस वी नो सही। कि ये आपकी इक्वेशन नंबर वन है, तो हम इसको इक्वेशन वन में चले जाते हैं और बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूले में वैल्यू प्लग करते हैं, मेगा लगता है। तो मास डिफेक्ट की वैल्यू है 0.041797 और आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 931 के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 931.5। राइट। जी। अच्छा जी, इनको मल्टीप्लाई करके बताएं आंसर क्या आ रहा है। अच्छा। 38.93। 3 मेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है बस, यहाँ तक क्लियर हो गया है वो। जी। अच्छा, हम क्वेश्चन नंबर फोर कर लें। तो क्वेश्चन नंबर फोर में हमसे कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फोर में कह रहे हैं द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस is equal to 5.0 mega electron volt. What is the mass defect of nucleus in atomic mass? तो आपको इस दफा बाइंडिंग एनर्जी दी गई है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी आपको दे दी गई है विच इज 225.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मास डिफेक्ट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, व्हाट इज द मास डिफेक्ट? डेल्टा एम की वैल्यू निकाल। ठीक है, व्हाट वी नो, बाइंडिंग एनर्जी is always equals to the mass effect times 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अब आप क्या करें? बाइंडिंग एनर्जी 225.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है, डेल्टा एम अननोन हो, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप इसको सिंपल डिवाइड कर दें, तो डेल्टा एम 225.0 डिवाइडेड बाई 931.5, ये कितना आंसर आ रहा है बॉस? ये 225.0 है। जी, 0.241। 0.241। ठीक है, और इसके आगे यूनिट क्या होगा वो देखते हैं। शायद। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया और इसका भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये जब कैंसिल आउट होंगे तो आपके पास जो मास डिफेक्ट का यूनिट बनेगा वो एटॉमिक मास होगा। एटॉमिक मास, क्या होगा एटॉमिक मास? एटॉमिक मास यूनिट जिसको यू कहते हैं।